हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो रियल इमेज क्या होती है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। रियल इमेज को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब तो ऐसी इमेज, ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे सिनेमा हॉल का जो पर्दा होता है, सिनेमा हॉल का पर्दा, सिनेमा हॉल की जो स्क्रीन होती है, पर्दा हम कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कहलाता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात कर लें वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज को हम हिंदी में कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये पर्दे पर प्राप्त इसको नहीं किया जा सकता, वो प्रतिबिंब हमारा कहलाता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो अब देखो, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और ऐसा प्रतिबिंब जिनको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते वो हमारा आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। इसका उदाहरण देख लें तो उदाहरण इसका होगा, जो हम अपना प्रतिबिंब जब मिरर में देखते हैं, ठीक है, अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देखना, तो दर्पण वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। ये आपको ध्यान रखना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे पार्श्व परावर्तन की। पार्श्व परावर्तन क्या होता है? देखो, आपको मैं आपकी लाइफ से एग्जाम्पल देके इसको समझा रहा हूँ। जैसा आपने देखा होगा, जब आप अपना दायां हाथ दर्पण में देखते होंगे तो आपको अपना दायां हाथ आपके प्रतिबिंब का बायां हाथ प्रतीत होता होगा। आपने ये सब देखा है। आपने देखा होगा कि अगर आप दर्पण में किसी भी अक्षर को, किसी भी लेटर को आप देखोगे तो दर्पण में वो उल्टा दिखाई देता है। आपने कभी सोचा है कि एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो उल्टा क्यों लिखा होता है? तो इन सभी चीज़ों का जवाब आपको इस टॉपिक में मिलेगा, जो कि है हमारा पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन क्या होता है?
समतल दर्पण से परावर्तन के कारण बायां हाथ दाएं हाथ में और दायां हाथ बाएं हाथ में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। समझ के डेफिनेशन आप लिख लेना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने देखा होगा, अगर आप दो यहाँ पे लिखा है इस तरीके से, ठीक है, तो आप अगर इसको दर्पण में देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा आपको, ठीक है। दो जो है आपको उल्टा इस तरीके से दिखाई देगा। तो ऐसे ही आपने देखा होगा एम्बुलेंस में, जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा क्यों लिखा होता है? क्योंकि अब देखो इसका मतलब, आप जब एम्बुलेंस के आगे होते हो और एम्बुलेंस को, मैं आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, इमरजेंसी होती है, तो इमरजेंसी में आप अपने शीशे में जब पीछे की तरफ देखोगे तो आपको एम्बुलेंस बिल्कुल सीधा दिखेगा। अगर बाई चांस एम्बुलेंस में हम एम्बुलेंस को सीधा लिख दें तो आपके जो शीशे में एम्बुलेंस दिखेगा वो उल्टा दिखेगा, तो आप समझ नहीं पाओगे कि वो एम्बुलेंस आ रही है। हालांकि एक इंडिकेशन भी होता है एम्बुलेंस आने का, जो लाइट, जो उसका हॉर्न होता है, वो हॉर्न से ही हम समझ जाते हैं या तो वो एम्बुलेंस होगी या तो पुलिस होगी। लेकिन फिलहाल जो एम्बुलेंस लिखने का जो रीजन होता है मेन, वो यही उल्टा क्यों लिखा होता है, वो यही होता है पार्श्व परावर्तन। मतलब आप जब अपने शीशे में देखोगे तो आप एम्बुलेंस, आपको आपके शीशे में एम्बुलेंस सीधा दिखेगा, तो आप एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता दे दोगे। तो इस तरीके से एम्बुलेंस में आपको उल्टा लिखा होता है, जिससे कि आप उसको जाने का रास्ता दे दें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसे हम कहते हैं पार्श्व परावर्तन। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम और समझेंगे यहाँ पे। जैसे ये पॉइंट है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है, आपका समतल दर्पण है ये, ठीक है, समतल दर्पण, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जो, जिसकी इस समतल दर्पण से दूरी 5 मीटर है, तो मुझे बताओ इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा? प्रतिबिंब भी इसका 5 मीटर दूरी पर ही बनेगा। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी मीटर दूरी बनेगा? 5 मीटर दूरी पर बनेगा। तो ये क्वालिटी होती है, कुछ प्रतिबिंब के कुछ पॉइंट होते हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब के कुछ पॉइंट्स हैं, तो यहाँ लिख लोगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कुछ तथ्य। तो तथ्य क्या क्या है कि वस्तु या कोई व्यक्ति समतल दर्पण से जितनी दूरी पर होता है, आपका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से उतनी दूरी पर बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप जितनी दूर, जितना समतल दर्पण की तरफ बढ़ोगे, आपका प्रतिबिंब ही उतना समतल दर्पण की ओर खिसक जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अभी आप 5 मीटर दूरी पे थे, अब आप आ गए हो मान लीजिए 3 मीटर दूरी बची है आपके इसमें, आपके दर्पण में और आप में, मतलब आप 2 मीटर आगे बढ़ गए, तो आपका प्रतिबिंब भी क्या होगा? 2 मीटर आगे बढ़ जाएगा। मतलब अब क्या होगा? आपका प्रतिबिंब जो है दर्पण से 3 मीटर दूरी पर रह जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। मतलब दूरी हमेशा प्रतिबिंब में और वस्तु में हमेशा सेम रहेगी समतल दर्पण के केस में। एक सवाल इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु है, अगर ये लड़का है, अगर ये प्रतिबिंब की तरफ v गति से दौड़ रहा है, प्रतिबिंब की तरफ v गति से दौड़ रहा है, तो मुझे ये बताओ कि वस्तु का प्रतिबिंब कितनी गति से दौड़ेगा? तो वो भी क्या दौड़ेगा? v गति से दौड़ेगा। वो भी, अगर ये v गति से दौड़ रहा है तो ये भी क्या दौड़ेगा? v गति से दौड़ेगा। ये किसके सापेक्ष है? ये है दर्पण के सापेक्ष। दर्पण के सापेक्ष कोई वस्तु अगर v गति से दौड़ रही है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के सापेक्ष v गति से दौड़ेगा। लेकिन अगर ये बच्चा है, अपने प्रतिबिंब के सापेक्ष कितनी गति दौड़ेगा? अगर आपसे पूछ ले
कि बच्चा अपने प्रतिबिंब के सापेक्ष कितनी गति से दौड़ेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगी v प्लस v बराबर 2v। इस सापेक्षता का नियम होता है, अगर कोई दो चीज अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो उनकी जो चालें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब की गति कितनी होगी, तो दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब गति होगी v। अगर ये पूछ ले कि अगर कोई वस्तु v गति से दौड़ रही है तो उसका प्रतिबिंब उस वस्तु के सापेक्ष कितनी गति से दौड़ेगा, तो वो दौड़ेगा 2v गति से। तो सापेक्षता का आपको मेन चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रकाश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम और यहाँ पर समझेंगे। जो हमारी आंखें होती है ना, आंखें 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को देख सकती है। तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को देख सकती है हमारी आंखें, ठीक है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को देख सकती हैं। तरंग दैर्घ्य को हम इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। अगर प्रकाश 400 नैनोमीटर से कम का होगा तो हमारी आंखें नहीं देख पाएंगी, या 700 नैनोमीटर से ज़्यादा का होगा तो भी हमारी आंखें नहीं देख पाएंगी। अगर देखेंगे भी तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। इतना ही सहन कर सकती हैं। तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के प्रकाश को हम क्या कह देते हैं, विजिबल लाइट कह देते हैं, या दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश 400 नैनोमीटर से, तो हमारी जो आंखें होती हैं वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक के प्रकाश को देख सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको हम कैटेगराइज कर लेंगे इंफ्रारेड लाइट, ठीक है। इंफ्रारेड लाइट में हम क्लासिफाई कर लेंगे। तो आप देखो इंफ्रारेड लाइट क्या होती है। अगर इसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, ऐसा प्रकाश जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाए उसे हम कहते हैं इंफ्रारेड लाइट, ठीक है। इसका जो वेवलेंथ होती है वो 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर यही वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम हो जाए, 400 नैनोमीटर से कम हो जाए, तो उसको हम कहेंगे अल्ट्रा वायलेट लाइट। क्या कहेंगे, अल्ट्रा वायलेट लाइट हम कहेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना है, जो इंफ्रारेड लाइट होती है, इंफ्रारेड लाइट 700 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य की होती है और इसका जो प्रकाश होता है वो रेड होता है। और अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है वो 400 नैनोमीटर से कम प्रकाश की होती है, कम तरंग दैर्घ्य की होती है, और इसका जो कलर होता है वो वायलेट होता है। क्या होता है, वायलेट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कुछ चीजें और यहाँ समझ लीजिए। सन, जैसा कि आपको पता है, ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या करता है, हाई परसेंटेज अमाउंट में विजिबल लाइट को निकालता है अपने अंदर से। दृश्य प्रकाश को वो हाई परसेंटेज में निकालता है। तो सन का जो 100% लाइट होती है, सन की जो 100% लाइट होती है, ठीक है, 100% लाइट में से इसको हम क्लासीफाई कर लें तो इसका जो 50% होता है, 50% इसमें होती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब दृश्य प्रकाश। इसके अलावा इसकी जो 40% होती है वो इंफ्रारेड लाइट होती है, इंफ्रारेड लाइट। और इसके अलावा 10% जो बची वो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट ये हो गए। इसके अलावा कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लेता है ये कि जो सूर्य है, सूर्य हर एक सेकंड में
कितने जूल एनर्जी को रेडिएट करता है। तो यहां ध्यान रखना, सूर्य प्रति सेकंड 3.92 इंटू 10⁻26 जूल एनर्जी को रेडिएट करता है। प्रति सेकंड 3.92 इंटू 10⁻26 जूल एनर्जी को बाहर निकालता है, ठीक है। और अर्थ को कितनी मिलती है, अर्थ कितनी रिसीव करती है, तो अर्थ कितनी रिसीव कर रही है, अर्थ करती है ओनली इसकी 0.0005% एनर्जी जो है अर्थ को मिलती है इसकी, ठीक है। तो समझ में आ गया, 0.0005% एनर्जी अर्थ रिसीव करती है सन की, बाकी जो एनर्जी है वो जो है रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है, या कुछ एनर्जी ऑलरेडी आती ही नहीं है हमारे पास में। जैसे यूवी रेस आजकल तो जो ओजोन होल हो गया उसके कारण आ जाती हैं, लेकिन यूवी रेस हमारे अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं और वो मोस्टली रेस जो है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो अर्थ जो है हमारे 0.0005% एनर्जी रिसीव करती है सन की। सोचो अगर इससे ज़्यादा करती होती तो कितना ज़्यादा हार्मफुल होता हमारे लिए, हमारी अर्थ को। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो इसी कारण हो रही है, क्योंकि हमारी अर्थ अब ओजोन होल के कारण ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इतना ही रखेंगे, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।